हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज का जो मेरा वीडियो है आप वो थंबनेल से समझ ही गए होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है तृप्ति डिमरी का एक गाना बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। ख़ास तौर पे उसका एक हुक स्टेप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसको लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। एक्चुअली मेरी निगाह में ये हुक स्टेप आया और मैंने देखा, बट मुझे समझ में नहीं आया कि क्या है क्या नहीं है। और इसके लिए मैंने फिर यूट्यूब पर पूरा गाना देखा। 3 मिनट का शायद ये गाना था। आई डोंट नो ये 3 मिनट का है या इससे ज़्यादा है, वो तो फिल्म जब आएगी रिलीज़ होगी तब पता चलेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं मुझे पिक्चर का नाम नहीं पता है, क्योंकि मैंने जब गाने का जो टाइटल सुना मैंने उसी को टाइप करके यूट्यूब पर गाना आ गया तो मैंने देखा। अच्छा जी, अब मैं बात करूँगी इस गाने के ऊपर। तो पहली बात तो ये कोई एक आइटम सॉन्ग है जिसमें तृप्ति डिमरी हैं और राजकुमार राव हैं। मैं राजकुमार राव के बारे में तो कभी बात नहीं करूँगी, मैं बात करूँगी तृप्ति डिमरी के बारे में कि वो कैसी लग रही हैं इस गाने में। देखिए, आप लोगों ने बारबी डॉल तो देखी होगी ना। बचपन में आप लोगों ने बार्बीज़ के साथ बहुत खेली होंगी। मैं तो बहुत खेली हूँ। लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आया, क्योंकि बारबीज़ पहले बहुत एक्सपेंसिव होती थी, आज भी एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बारबी की बात बहुत अलग होती है। तो अब क्या हुआ, हर कोई लड़की बारबी नहीं ले सकती थी। तो फिर क्या हुआ कि पहले अगर बारबी नहीं होती थी तो एक नॉर्मल सी एक डॉल होती थी जिसको लिटाओ तो वो आंखें खोल बंद कर लेती थी, उठाओ तो खोल लेती थी। इस तरह की डॉल्स आती थी और एक बारबी आती थी। लेकिन जो बेचारे गरीब लड़कियां होती हैं, गरीब बच्चियां होती हैं, वो कहाँ जाएं। वो ना बारबी अफोर्ड कर सकती थी ना ही ऐसी डॉल्स। तो फिर बहुत सस्ती सस्ती आप लोगों ने गुब्बारे वालों के पास ऐसी डॉल्स देखी होंगी जिनको जो मतलब जिनकी शक्लें बड़ी वैसी होती थी, हाई प्रोफाइल डॉल्स की तरह, लेकिन जो उनका मटेरियल होता था वो बड़ा ख़राब होता था। इनफैक्ट जो उनकी ड्रेसेस भी होती थी वो भी बड़ी गंदी सी होती थी, क्योंकि उन बच्चों के लिए एक सब्स्टिट्यूट निकाला। ये तो डॉल का सब्स्टिट्यूट निकाला, फिर उसके बाद आया बारबी का सब्स्टिट्यूट। फिर इस तरह की बारबी डॉल्स बनने लगी जो देखने में दूर से बिल्कुल बारबी लगती थी, लेकिन जब आप उनको हाथ लगाओ, उनको टच करो, उनकी बॉडी को अगर नोटिस करो तो आपको पता चल जाएगा ये तो बहुत ही मतलब एक कहते हैं ना लो टाइप का मटेरियल डालकर इसको बनाया गया। यानी कि बारबी का भी सब्स्टिट्यूट मार्केट में आने लगा और अब तक चल रहा है, क्योंकि बारबी का एक लोगो है, एक ब्रांड है, प्रॉपर उसका एक मार्क होता है, तभी पता चलता है ये ओरिजिनल बारबी है। लेकिन आपको इवन ऑनलाइन भी बारबी की रेप्लिका जैसी डॉल्स मिल जाएंगी। अब आप कहेंगे कि मैंने इतना डॉल बारबी पर ये लेक्चर क्यों झाड़ा, ये डिफरेंस क्यों बताया। क्योंकि जो तृप्ति हैं, तृप्ति डिमरी जो हैं, वो बिल्कुल बारबी का सब्स्टिट्यूट लगी हैं इस पूरी गाने में। जी हाँ, बहुत ज़्यादा जो उनका बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल एक जो होता है ना एक कॉपी डॉल बारबी की, या डॉल की कॉपी, डॉल की भी छोड़ो, बारबी की वो कॉपी लग रही हैं। देखिए, यहाँ पर मैं तृप्ति को इतना दोष नहीं दूंगी, क्योंकि देखिए जो आइटम नंबर्स होते हैं ना, इसके लिए एक जो परफॉर्मर होनी चाहिए वो बड़ी अनुभवी होनी चाहिए, जिसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस हो। अभी हाल ही में स्त्री 2 का भी एक गाना बहुत वायरल हुआ, आज की रात, जिसको तमन्ना भाटिया ने परफॉर्म किया था। देखिए, मैंने वो गाना पूरा नहीं देखा और मुझे वो गाना कोई खासा लगा भी नहीं, लेकिन अगर मैं तमन्ना और तृप्ति को कंपेयर करूं तो तमन्ना को मैं ज़्यादा मार्क्स देना चाहूँगी, क्योंकि तमन्ना के पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है काम का। वो 1-2 आइटम सॉन्ग साउथ के भी कर चुकी हैं, तो उनको एक्चुअली नॉलेज है कि कैसे करना है, क्या करना है। और जो आइटम सॉन्ग्स होते हैं ना, वो मेल ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, तो उसमें बहुत सारा एलिमेंट डाला जाता है। फिज़िकल एलिमेंट्स तो डाले जाते हैं, फिज़िकल मूव्स तो डाले जाते हैं, साथ में बहुत सारा एक्सप्रेशन भी चाहिए होता है, जिसको आप लोग अगर खड़ी भाषा में कहें तो नमक। जी हाँ, बहुत ज़्यादा नमक अदाओं में चाहिए होता है। अगर आप लोग देखेंगे, सुष्मिता सेन ने भी एक गाना किया था, मुझे मस्त माहौल में जीने दे, फिल्म आई थी फिज़ा करके 2001 में। क्या गाना था। अब उसमें कोई इतने रिवीलिंग मूव्स, इतने अभद्र मूव्स नहीं थे, इतने अश्लील कपड़े नहीं थे,
लेकिन जो सुष्मिता ने अपनी कातिलाना अदाओं से जो घायल किया था पब्लिक को, आज भी वो गाना अगर आप देखें तो आपको एक मास्टरपीस लगे। जो सुष्मिता का जो परफॉर्मेंस था वो काबिल तारीफ़ था। अगर आप देखें, अगर मैं बात करूं मलाइका की, तो मलाइका ने भी पूरा, जो भी मलाइका ने आज तक आइटम सॉन्ग्स किए हैं, उन आइटम सॉन्ग्स में मलाइका की परफॉर्मेंसेस अलग गई हैं। चाहे वो कोई देसी गाना हो, चाहे वो विदेशी गाना हो। अगर आप काल मूवी का भी टाइटल ट्रैक देखें तो उसमें मलाइका वेस्टर्न आउटफिट पहना था, लेकिन मलाइका ने जिस तरह से उस गाने को और ज़्यादा, ऑब्वियस कोर्स उन्होंने कॉस्ट्यूम्स भी रिवीलिंग पहने थे। और उस ज़माने में क्या होता था ना, क्योंकि इतना नंगापन बॉलीवुड में नहीं था, बट अब जो लेवल क्रॉस कर रहा है, एक्चुअली नंगापन अब क्या है, सड़कों पे चलने लगा है, सोशल मीडिया पे आने लगा है। तो अब नंगेपन की भी वैल्यू ख़त्म हो गई है एक तरीके से। तो इसी वजह से जो है, ये मलाइका मुझे लगता है एक बेस्ट चॉइस है। मलाइका एक तरीके से एक एक आइटम जो नंबर्स करने का एक मुझे बहुत ही बेस्ट चॉइस लगती हैं, और उनको पता है, उनको एक्सपीरियंस है। अभी गाना आया था ओमकारा मूवी का, नमक इश्क का, जिसको बिपाशा ने परफॉर्म किया था, लेकिन नच बलिए सीज़न 2 के फिनाले में मलाइका ने इसी गाने पे परफॉर्म किया था। और मुझे मलाइका का डांस, ऑफ कोर्स सरोज खान जी ने उसकी कोरियोग्राफी की थी, लेकिन मलाइका ने जो अपना एक तड़का लगाया था वो बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप था। तो पहली बात तो ये है कि तृप्ति के पास एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। तृप्ति, एक्चुअली तृप्ति का अगर आप बैकग्राउंड देखें ना, तो तृप्ति को जो भी लैमलाइट मिली वो एनिमल मूवी से मिली, और एनिमल मूवी में भी तृप्ति ने जो किया है वो सबके सामने है। हालांकि मैंने फिल्म नहीं देखी एनिमल, तो मैं ज़्यादा कुछ उस पर कमेंट करूँगी नहीं। इनफैक्ट मैंने काफ़ी कई लोगों से सुना भी है कि तृप्ति की इससे पहले भी फिल्में आई हैं जिसमें उन्होंने अच्छी खासी परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन वहाँ तृप्ति को किसी ने नोटिस नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने एनिमल में जो बोल्ड किरदार निभाया, जिससे वो भाभी 2 नंबर शायद के नाम से मशहूर हो गई, और इसी की वजह से उनको इतनी फिल्में मिलने लगी, उनके पास काफ़ी फिल्में, तो जाहिर सी बात है कि उनको जो है ये भी आइटम सॉन्ग उनकी झोली में आ गया। देखिए, आप कटरीना को कह लीजिए या बिपाशा को कह लीजिए, इवन करीना कपूर को कह लीजिए, इन सब ने भी आइटम परफॉर्मेंसेस दिए हैं, और अपने उस माहौल के हिसाब से, दौर के हिसाब से सब ने अपना अपना किया है। जैसे कि करीना ने हलकट जवानी किया था, और आपकी कटरीना ने शीला की जवानी किया था। ये उस ज़माने में ये चीज़ें बड़ी बड़ी अलग लगती थी। आज आपको रोड रोड पर शीला, मुन्नी, रेखा, बसंती हर मिलेंगी। इवन सोशल मीडिया पर भी आपको रील्स में छम्मा छम्मा करती हुई इन्फ्लुएंसर मिलेंगी, भारी भारी जरकन की साड़ियाँ पहन के, गहने लाद के। तो अब क्या है, जब कोई चीज़ इतनी ओवर एक्सपोज हो जाती है या ओवर द टॉप बिकती है, तो उसकी कीमत ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको जलेबी खानी पसंद है, और अगर मैं आपको सुबह शाम ही जलेबी खिलाती रहूँ, तो आप जलेबी को देखना भी पसंद नहीं करेंगे। आप कहेंगे बाढ़ में जाए, मुझे अब जलेबी खानी ही नहीं है, आपको नफ़रत हो जाएगी। क्योंकि अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज़ जो आपकी फेवरेट भी हो, उसको बार बार अगर आप लेकर आओगे अपनी ज़बान पे, तो आपको फिर उस डिश के लिए स्वाद आना भी बंद हो जाएगा। वैसे ही अगर आप निवस्त्र होकर लड़कियां ऐसे मटकेंगी झटकेंगी, तो अब वो कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती है। पहले एक दौर था जब कोई रिवीलिंग क्लोथ्स पहनती थी तो सारे छुप छुपा कर रात में कमरे बंद करके टीवी चला के देखते थे, और इतना क्रेज़ होता था। मैगज़ीन्स में कोई ऐसा बोल्ड फ़ोटोशूट होता था तो सब लोग रजाइयों के अंदर जो है टॉर्च जला जला के पढ़ते थे, या बाथरूम में छुप छुप बैठ के पढ़ते थे।
अब तो बिल्कुल ज़माना है, सबके पास मोबाइल है और इंस्टाग्राम है, रील्स में अनगिनत इस तरह की लड़कियां नाचती गाती फिरती हैं। तो अब क्या है, उनकी कीमत कम हो गई है। और रही बात तृप्ति डिमरी की मैं बात करूँ, तो तृप्ति को डांस करते देखकर मुझे ऐसा लगा कि उसने खुद को बहुत ज़्यादा फोर्स किया। एक होता है कि आपके सर पे कोई बंदूक रख के आपसे कोई काम करवाता है, यहाँ पर मुझे लगा कि तृप्ति के ही माथे पर बंदूक रखी हुई है, उसने खुद ने ही रखी हुई है अपने सर पे बंदूक, और कहा है कि नहीं तृप्ति, यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। लेकिन वो बेस्ट आ नहीं रहा है, वो कॉन्शियसनेस है, वो खुलापन नहीं है। अभी तृप्ति के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी हैं। जैसे जानवी कपूर की एक्टिंग को लेकर हम बात करते, जानवी करती तो बहुत बड़े बड़े कठिन कठिन रोल है, लेकिन उसमें उसको मेहनत नहीं करती है कि भाई मेरे में डायलॉग डिलीवरी है, मेरा बॉडी लैंग्वेज है, हर चीज़ मैटर करती है। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा आ जाता है। और जो तृप्ति की जो पर्सनालिटी है वो थोड़ी सी वेस्टर्नाइज ज़्यादा है। हालांकि ये गाना वेस्टर्नाइज ही है, लेकिन फिर भी वो बात निकल के नहीं आ रही है। वो जो एक बॉडी लैंग्वेज होता है, जो डांसर्स का होता है, इवन अगर आपको मैं कहूँ कि आप लोगों की अगर संभावना सेठ को अगर ये गाना करने को मिले, तो संभावना शायद बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस करके दे, क्योंकि संभावना के पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है। संभावना डांसर भी बहुत मज़े की है। इवन आप राखी सावंत को देख लीजिए, राखी सावंत को भी अगर ये गाना मिल जाएगा तो वो भी अपना 900% देगी, और इस गाने को इतना करारेदार मसालेदार बनाकर वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेगी। बट अनफॉर्चुनेटली उनका एज हो गया है और अब पब्लिक उनको देखना नहीं चाहती, तो अब पब्लिक कुछ नया देखना चाहती है। कटरीना कैफ ने भी बहुत सारे परफॉर्मेंसेस दिए हैं, बेली डांस किया है। क्योंकि मुझे जब पहली बार मैंने ये तृप्ति डिमरी का ये क्रिटिसिज्म सुना, तो मुझे पहले समझ में नहीं आया। मुझे लगा नोरा फतेही हैं, ऐसा क्या हो गया है। देखिए, नोरा फतेही भी डांस करती हैं और उनके कुछ मूव्स तो काफ़ी ज़्यादा आपत्तिजनक होते हैं। वो तो बाकायदा रियलिटी शो पे जाकर अपने मूव्स दिखाती हैं, जज बन के या गेस्ट बन के, तो वो इतने ज़्यादा आपत्तिजनक होते हैं। तो ऐसा तृप्ति डिमरी ने क्या कर दिया, इसी वजह से मैंने गाना देखा। और जब मैंने गाना देखा तो मुझे वो मूव की तो बात ही छोड़ो, मुझे तृप्ति डिमरी के लिए बुरा ज़्यादा लगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई आउटसाइडर को इस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर आपके अंदर एक भूख होती है ना, भले ही आप आउटसाइडर हो या नेपो किड हो, तो आप वो सब करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी नेपो किड को अगर आगे बढ़ना है तो वो डेफिनेटली जहाँ नहीं भी ज़रूरत होगी वो एक्सपोज करते हैं। मैंने कई नेपो किड को देखा है कि जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ भी एक्सपोज करते हैं, बिकॉज उनको अपने आप को साबित करना है। तो यहाँ पर बात नहीं होती है हाँ ये लड़की आउटसाइडर है, इसको बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन हाँ इसको शायद बहुत वक्त लगा पब्लिक की नज़रों में आने का। तो ये बंदी जो है पूरी मेहनत कर रही है कि मैं पब्लिक की नज़र में बनी ठनी रहूं, मुझे लोग पसंद करें। बट अनफॉर्चुनेटली क्या है, अब लोगों के माइंडसेट चेंज हो गए हैं। अब लोग वही पुरानी घिसी पिटी नंगापन देखकर एक्साइट नहीं होते। अब आप देखिए, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है जिसमें किसी भी तरह की न्यूडिटी नहीं होती, किसी तरह का क्रिंजपना नहीं होता। ऐसी वेब सीरीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है जिसका कंसंट्रेशन सिर्फ अपनी कहानी पर होता है, ऊट जलूट की हरकतों पे नहीं होता। क्योंकि अब पब्लिक ये सब नहीं देखना चाहती है, क्योंकि आसपास हम आए दिन इतनी अखबार आप उठाओ तो लिटरली आपका सर दर्द होने लगता है, आपको चक्कर आने लगते हैं। हर जगह वही दर्दनाक चीखती भरी हादसे, डरावने हादसे, लड़कियों के साथ में लड़कों के साथ कुछ हो गया, इतना कुछ ज़माना ख़राब चल रहा है। और ऐसे में जब आप टीवी खोलते हो या मोबाइल खोलते हो या इंस्टाग्राम खोलते हो और ऐसी रील्स आप देखने को मिलती हैं, तो आपका मन करता है कि आप अपना मोबाइल सुट दें, फेंक दें। जमुना आंटी को आपका मन करे कि भैया जमुना आंटी ले जाओ इस फ़ोन को, मतलब नदी में फेंक दे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है। सोशल मीडिया में भी टॉक्सिकनेस
बढ़ गई है और फिल्म इंडस्ट्री का तो जो है सो है। एक्चुअली इन्होंने मेल ऑडियंस को बहुत ज़्यादा गलत समझ लिया है कि हर मेल ऑडियंस ये देखकर अट्रैक्ट होगी। बट सच बताऊं, अब मेल ऑडियंस भी कहती है हाँ क्या है, दिख रहा है, क्या चाहिए भाई, दिख रहा है तो दिख रहा है, क्या करें हम, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी 2 साल पहले दीपिका पादुकोण आई थी बेशरम रंग लेकर, और उनके भी मूव्स काफ़ी क्रिटिसाइज़ किए गए थे। उनकी तो मैंने बिकनी देखी और मैंने देखा कि उनका बॉडी का हर एक पार्ट बड़े ही शार्प तरीके से रिवील हो रहा है। और मैंने ये देखा कि इसको दीपिका ने मैनेज कैसे किया होगा, मतलब अपना पूरा बॉडी को उस सूट में, जो सूट किया, जो बिकनी उन्होंने पहनी थी, उसमें रखने के लिए इन्होंने क्या खाया होगा, कुछ खाया भी होगा, नहीं खाया होगा। ये इसी फिगर के चक्कर में एक ज़माने में ज़ीरो साइज़ फिगर करीना ने दिया था, अब तो ज़ीरो का भी मुझे लगता है आधा, हाफ ज़ीरो हो गया है। इतना ज़्यादा लड़कियां जो है प्रेशराइज फील करती हैं। इतनी दुबली पतली लड़कियां सिर्फ किस लिए पतली हो रही हैं, हेल्थ के लिए नहीं, बल्कि ऐसे ऊट जलूट कपड़े पहनने के लिए। मुझे तो डर लगता है कि भाई इनके जिस्म में कपड़ा टिकता कैसे है। मैंने दीपिका को भी देखा था, दीपिका पादुकोण को, कि वो कितनी ज़्यादा गंदी लग रही थी। मतलब देखकर किसी भी लड़के को वो फीलिंग नहीं आ रही थी जिनके लिए ये पहनती हैं, जो ये एटमॉस्फेयर लड़के लड़कियों को उनकी जो माइंड सेट को चेंज करने के लिए, रेगुलेटर घुमाने के लिए ये इस तरह के सीन्स डालते हैं, लड़के लड़कियों में एक्साइटमेंट डालने के लिए। उनको भी एक्साइटमेंट नहीं आया, आप सोचिए। क्योंकि अब इतना नंगापन, इतना गंदापन ओवर द टॉप हो चुका है कि अब बस देखकर उल्टी ही आनी बाकी है। अब कोई लड़की अगर बिना कपड़े के किसी लड़के के सामने आएगी तो वो उसके ऊपर उल्टी ही करेगा। आई डोंट नो आपको मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू, थॉट प्रोसेस कैसा लगता है, लेकिन ये रियलिटी है। तृप्ति डिमरी को देखकर कोई भी उल्टा हंसी आ रही थी। मुझे उस बेचारी के लिए बुरा लगा कि उसको कहीं ना कहीं डेस्परेशन भी था कि भाई मैं अब कर दूँ, मैं फाड़ दूँ, मैं चीर दूँ, लेकिन वो फाड़ चीड़ ही नहीं पाई है। क्योंकि उसका एक तो लुक वैसा आ भी नहीं रहा है जैसा शायद हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्योंकि हम लोगों ने अपनी लाइफ में इतने आइटम सॉन्ग्स देखे, देसी भी देखे, हमने ममता कुलकर्णी को भी डांस करते हुए देखा है। ममता कुलकर्णी के भी बहुत सारे सेंशुअस नंबर हम लोगों ने देख रखे हैं। हमने उर्मिला मातोंडकर को रंगीला मूवी में देख रखा है, जो वो भागी थी एक छोटी सी ड्रेस पहन के वाइट कलर की रंगीला में। तो हम इतना सब कुछ देख कर आए हैं। आई थिंक उर्मिला का अगर आप गाना देखें, हाय रामा ये क्या हुआ रंगीला में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया परफॉर्मेंस किसको कहते हैं। जो उन्होंने दिया था, एक सेंशुअस नंबर दिया था, वो जो बॉडी लैंग्वेज था, हालांकि उस ज़माने में वो भी बहुत बोल्ड था शायद, आज तो वो कुछ भी नहीं है। अगर आज मैं उस गाने को देखूं तो मुझे वो बिल्कुल भी बोलना लगे। हाँ, उस ज़माने में मुझे लगता था, क्योंकि वो चीज़ें देखने को बहुत कम मिलती थी। तो ये पूरा का पूरा जो मेरा एनालाइज था, मुझे बहुत ज़्यादा इस गाने को देखकर तृप्ति के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। और जो कोरियोग्राफी तृप्ति को दी गई है, ऑब्वियसली इस तरह के मूव्स दिए गए हैं जिसमें जो है पब्लिक एक्साइट हो सके, पागल हो जाए और सिनेमा घरों में आए। मतलब मुझे नहीं लगता कि भाई ये सिनेमा घरों में आएंगे ये देखने के लिए। लोग कहेंगे भाई अपने आप OTT प्लेटफॉर्म पे आएगी, 2 महीने 3 महीने बाद देख लेंगे। क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कोई भी लड़की अपने हस्बैंड से या बॉयफ्रेंड से कहती होगी हमका सनीमा देखना है, हमका सनीमा देखने ले जाओ। एनिवर्सरी होती थी, बर्थडे होता था, तो हर औरत अपने पति, फादर या बॉयफ्रेंड से कहती थी कि यार, या भाई से कहती थी रक्षाबंधन पे कि भैया मुझे एक फ़िल्म दिखा दो, पतिदेव मुझे सनीमा ले जाओ, बॉयफ्रेंड मुझे हर वैलेंटाइन डे पर हम लोग मूवी देखने जाएंगे। अब कोई लड़की ऐसा नहीं कहती। अब सब अपने अपने मोबाइल पे, सबके पास OTT प्लेटफॉर्म है और साल भर का पैकेज है और अपना सस्ता उनको पड़ता है। क्योंकि आप एक सिनेमा घर जाते हो और अब तो आप मॉल में जाते हो, तो आपका कितना खर्चा आ जाता होगा एक फ़िल्म देखने का। पहले तो 3 घंटे की फ़िल्म होती थी, अब तो 2-2.5 घंटे की फ़िल्म होती है, उससे भी छोटी होती है। और दूसरा, अब लोग प्रैक्टिकल हो गए हैं। पहले सिनेमा जाना एक ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती थी। आप लोगों ने जुदाई मूवी देखी होगी, जिसमें
जब श्रीदेवी को अनिल कपूर प्रॉमिस करता है कि आज शाम को मैं तुम्हें मूवी दिखाने ले जाऊंगा, तो वो सारी आस पड़ोस की महिलाओं को बताती है अपनी कि भाई मैं तो जा रही हूँ, आज मेरे हस्बैंड मुझे फ़िल्म दिखाने लेके जा रहे हैं। और ऐसा होता था, औरतें बड़ी खुश होती थी, हम फिल्म देखने जा रहे हैं, 9 से 12 का शो है, 3 से 6 का शो है। तो हम लोग भी जाया करते थे। वो एक अलग ही एक एक फैसिनेशन होती थी कि सिनेमा में जाएं, सिनेमा घरों में जाएंगे। अब वो वाले सिनेमा घर रहे नहीं, अब सब मॉल हाई फाई हैं। अब वहाँ पे जाओ तो फिर इंसान सोचता है कि यार खाना इतना महंगा है। और पहले तो होता था, कुछ लोग तो घर से ही खाना लेके जाते थे सिनेमा घरों में कि हम वहाँ का नहीं खाएंगे, तो ये भी लोग करते थे। या वहाँ से कुछ मिलता था, पॉपकॉर्न एक्स्ट्रा खरीद लाते थे तो घर ले आते थे। अब तो खैर ऐसा कुछ हो नहीं सकता, ना आप लेकर सिनेमा घर में कुछ जा सकते हो, ना वहाँ से कोई लेके आ सकते हो। हाँ, बशर्ते मॉल से शॉपिंग करो तो एक अलग बात है। ये मॉल से आप कुछ खरीदना चाहो, पैक कराना चाहो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो बट वो नहीं है कि जो आप इंटरवल पे जो वहाँ पर जो बैठे पर्टिकुलर पॉपकॉर्न या बर्गर वगैरह, तो ये एक चीज़ होती है। अदरवाइज़ तो बहुत चीज़ें बदल गई है, बहुत सारा सिनेरियो ही चेंज हो गया है। तो अब ऐसे में ये आइटम नंबर को देखने का भी नज़रिया बदल गया, क्योंकि शायद ये चीज़ें अगर 15 साल पहले भी आई होती ना, तो भी मुझे लगता है गाना जो है ये तृप्ति डिमरी हिट हो जाती है, कोई इसको क्रिटिसाइज़ नहीं करता। क्योंकि अब ऑडियंस ही इतनी मैच्योर हो गई है, इतनी अनुभवी हो गई है, इतना एक्सपीरियंस हम लोगों ने देख लिया है। हम लोगों ने मलाइका देखी है, ममता कुलकर्णी देखी है, हमने उर्मिला मातोंडकर देखी है, हमने सुष्मिता सेन देखी है, हमने कटरीना कैफ देखी है, हमने नोरा फतेही तक को तो देख लिया, हमारा जो सफ़र रहा है। अब और क्या बाकी रह गया? मेरे को तो अब नोरा फतेही के अलावा और कोई ऐसी डांसर नहीं है। हाँ, राखी सावंत, संभावना सेठ, वो तो खैर है ही, उनकी तो बात ही अलग है, वो तो है ही इसी प्रोफेशन की। इवन करीना कपूर ने भी आइटम सॉन्ग्स किए हैं, सब कुछ किया है, तो हम सब कुछ देख कर आ चुके। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं। तमन्ना भाटिया के पास एक्सपीरियंस है और उसका एक्सपीरियंस बोलता है, और उस गाने में भी लग रहा था कि हाँ भाई, बंदी को पता है कि मुझे क्या दिखाना है, अपनी आँखों से, अपनी अदाओं से, कैसे कहाँ क्या करना है, वो बोलता है, वो बॉडी लैंग्वेज बोलती है। अगर आप पुराने ज़माने की उमराऊ जान मूवी देखें तो उसमें रेखा जी ने जो मुजरा किया है, उसमें कोई उन्होंने अश्लील अभद्र कपड़े नहीं पहने हैं, लेकिन उन्होंने अपनी अदाओं से ही उन गानों को सदाबहार बना दिया। मतलब अच्छे गानों को और ज़्यादा अजर अमर कर दिया। आज भी अगर आप वो गाने सुनते हैं तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ एवरग्रीन रेखा जी की ही याद आती होगी, क्योंकि उनकी जो अदाएँ थीं, जो उनके जो बॉडी मूव्स थे, वो इतने ज़्यादा सेंशुअस थे कि आज भी वो जहन में, हालांकि कोई चीप नहीं थे, उस ज़माने को मद्देनज़र रखते हुए कोरियोग्राफी उन्हें दी गई होगी, जैसे पहले ज़माने में जो मुजरा करती थी औरतें, महिलाएं। तो ये एक बात होती है। और दूसरी बात जो मुझे कहनी थी कि ये बॉलीवुड जो बहुत बड़ा औरतों का हितैषी बनता है, विमेन एम्पावरमेंट या विमेन को लेकर, विमेन लिबरेशन को लेकर बात होती है, वो आप देख सकते हैं कि अपने फिल्म को हिट कराने के लिए औरत को ज़मीन में लिटा दिया है। एक औरत को अपनी फिल्म हिट कराने के लिए उसको ज़मीन में ही हिलाने पे अपना मजबूर कर दिया है। ये है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की सोच औरतों को लेकर। तो ये दोगलापन नहीं तो और क्या है भाई? वो डेस्परेशन है कि हमें फिल्म हिट करानी है, भले ही हम किसी की बेटी को, किसी के घर की लाज को हम ज़मीन में ही लिटा दें। तो कितना ज़्यादा एम्बैरसिंग ये देखने में भी है, करने वाले को भी होगा, लेकिन जिसने बनाया है, जिसने ये रचाया है, जिसने ये कोरियोग्राफी की है, वो उसको भी तो प्रेशर दिया होगा ना डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने कि ऐसा गाना होना चाहिए, ऐसे मूव होने चाहिए कि पब्लिक खुद तृप्ति के साथ ज़मीन में लेटने को उतारू हो जाए। यही तो माइंड सेट रख कर ये गाना बनाया गया। और बनाया किस लिए गया? इस तरह के मूव्स किस लिए बनाए गए? और आप देखिए कि राजकुमार राव, सारे जो बैकग्राउंड लड़के थे, राजकुमार थे, वो सब कवर्ड हैं। और जो लड़कियां हैं बेचारी, शायद फॉरेनर्स हैं डांसर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो बेचारी कैसे कैसे ड्रेसेस पहन रही हैं।
जैसे हम बात करते हैं विमेन रिस्पेक्ट की, तो क्या ये बड़े बड़े लोग क्या विमेंस की रिस्पेक्ट करते होंगे? वो तो फिर सारे इल्ज़ामात जो इन पर लगते हैं बॉलीवुड पे, ये बॉलीवुड वाले ही खुद उसको सच्चा करते फिर कहते हैं कि भाई हमें लोग बदनाम करते हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारी इंडस्ट्री देखो सबकी मदद करती है, सबकी इज्जत करती है, सबको काम देती है। हाँ भाई, काम देती है तो भाई कराओ। मैं तो चाहती हूँ कि बड़ी बड़ी जो नेपो लड़कियाँ हैं वो ऐसे करेंगी तो बात बनेगी। शायद वो भी ऐसा कर लें, अगर उनको लगेगा कि नहीं भाई हमें तो काम करना है, हमें तो अपनी रेस्पिरेशन पूरी करनी है तो हम करेंगी, तो शायद वो भी कर लें। लेकिन क्या होता है कि एक आउटसाइडर लड़की के पास जो होता है चांस नहीं होता। वो कहती है कि भाई मुझे एक ही चांस मिला है, मुझे क्या पता अगली बार मुझे चांस मिले या ना मिले। ये फ़र्क होता है। जो नेपो लड़की होती है उसको पता है भाई मेरे पास एक चांस फेल हो गया, दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें पूरे 100 के 100 मौके और पड़े हुए हैं। तो ये डिफरेंस ये भी होता है। मैं इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती। मैं यहाँ तृप्ति के लिए कोई हेट नहीं है। मुझे तृप्ति को मैं यही कहूँगी कि बेटा तृप्ति वापस लौट जाओ। अदरवाइज़ तो ये तुम्हें सपने मुंगेरी के हसीन ख्वाब दिखाकर तुम्हें काली कमरे में बंद कर देंगे, काली कोठरी वाले कमरे में बंद कर देंगे और तुम निकल भी नहीं पाओगी। बहुत सारी एक्ट्रेसेस इतनी डार्क लाइफ जीती हैं कि भाई वो क्यों जीती हैं? क्योंकि उनको चमक धमक में रहना है, इसीलिए उनको अपनी आत्मा को एक जो अपनी अच्छाई वाली आत्मा है उसको एक काले कमरे में उनको बंद कर देना पड़ता है। मैंने पहले भी इस बारे में बात कर चुकी हूँ, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी। तो यहाँ पर आप देखिए, दिस इज़ कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन। ये एक एक्सप्लॉयटेशन है। और जो लड़कियाँ अगर फिल्म इंडस्ट्री में या मॉडलिंग में या टेलीविज़न में आना चाहती हैं, आप देख सकते हैं ये इतने बड़े बड़े उदाहरण हैं। अब वो लड़की क्या तृप्ति चाह कर भी मना कर पाई होगी? उसकी इतनी हैसियत होगी कि वो जो है कोरियोग्राफर को मना कर सके? नहीं, वो नहीं कर पाएगी। अगर एक बार मना करेगी वो निकल जाएगी, उसको निकाल दिया जाएगा। ठीक है ना? ये जो बहुत सारी लड़कियां मॉडल्स आकर बात करती हैं भाई हिजाब पहनना अच्छा होता है, ये तो हमको इससे बचाता है, उससे बचाता है, उसकी नज़रों से बचाता है। तो बहन फिर तुम क्यों ऐसे कपड़े पहनती हो? तुम डायरेक्टर को क्यों नहीं मना करती, प्रोड्यूसर को क्यों नहीं मना करती कि हम बिकनी नहीं पहनेंगे, हम ये नहीं पहनेंगे? तुम्हें पता है कि तुमने ज़रा सी भी नकुड़ चिपुड़ करी तो तुमको उड़ा के बाहर फेंक देगा। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ जो लोग बहुत पर्दे की बातें करती हैं। अभी एक और भी पॉडकास्ट हुआ है सना खान का, हालांकि मैं उसके बारे में भी क्या बात करूँ, क्योंकि वो बंदी के बारे में मैं इतना ही कहूँगी कि उसने अपने धर्म को ही अपना व्यापार बना लिया है। तो उससे ज़्यादा और मैं क्या बात कर सकती हूँ? और ये बात सबको समझ में आ गई है, मैं अकेली नहीं हूँ, सबको समझ में आ गई। और बहुत से लोग बहुत सारे सवाल उससे कर भी रहे हैं कि भाई अगर तुम्हें इतना ही तुम हो तो फिर तुम्हें ग्लैमर इंडस्ट्री से बिल्कुल ही चले जाना चाहिए ना। अब जैसे दंगल में जो एक लड़की थी वो भी करियर छोड़ चुकी है अपना रिलीजन के लिए, लेकिन ना ही वो व्लॉग्स बनाती है, ना ही वो इतना एक्टिव है। उसके बारे में ज़्यादा भी कुछ किसी को पता नहीं, सिवाय इसके कि अभी शायद उसके घर में एक ट्रेजेडी हुई है। बाकी तो और उसको कुछ पता नहीं ना, उसके बारे में तो और किसी को पता नहीं। वो तो ऐसे किसी के पॉडकास्ट में आएगी भी नहीं, आई थिंक सो। वो तो बिल्कुल ही इस इंडस्ट्री से आउट हो चुकी है। ये तो इफ्तार पार्टियों में जा, बड़े बड़े स्टार से मिल, और उसके बाद जी है दूसरे व्लॉगर्स को ये लोग जो हैं वो अबाया भेजती हैं। तो कहीं ना कहीं इनके जो धंधे चल रहे हैं, इनके बिजनेसेस चल रहे हैं, और सना ही चला रही है। सना ही अपने आप को जो है वो बेच रही है, अपनी अपनी आइडियोलॉजी को वो बेच रही है। ऐसा नहीं है, वो मेकअप भी कर रही है, सब कुछ कर रही है। जबकि जो औरतें बहुत ज़्यादा अगर किन्हों जैसे हमारे में अगर हम कोई नाम ले लेते हैं, तो हम या ब्रह्मचारी व्रत ले लेते हैं, तो हम लोग मैंने देखा है मेकअप वेकअप कुछ नहीं करते, बहुत सिंपल कपड़े पहनते हैं, बस हल्की सी एक बाल बांध लिए और कोई मेकअप नहीं, कोई नखरा टकरा नहीं, कोई आईब्रोज नहीं, कुछ नहीं, अपर लिप नहीं, कुछ नहीं। इतनी सिंपल बन के मैंने देखा है लड़कियां रहती हैं जिनको मतलब शादी नहीं करनी होती, जिनको सेक्सुअल रिलेशन चाहिए ही नहीं अपनी ज़िंदगी में। इनफैक्ट वो अपने आप को बहुत चीज़ों से दूर रखती हैं, अपने आप को सोशल मीडिया पे लेकर भी नहीं आती हैं। तो ये होता है, एक तप होता है। अगर आप ये होता है, मुझे लगता है असली तप होता है
कि आप अपने आप को उन सारी चीज़ों से महरूम रखें जिसमें आपकी जो अंदर की जो वृत्तियां हैं वो खलबली करें, वो गुदगुदी करें आपको कि नहीं भाई ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। तो ये बात आ जाती है ना। आप यहाँ पर बैठकर 1 घंटा अपनी कर रहे हो कि भाई हम लोग ने ये किया, मैंने ये किया, ठीक है। आप ऐसा कह रहे हो कि दुनिया में इकलौती आप ही एक वाहिद औरत हो जो इस्लाम को समझती है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो बहुत अच्छे से इस्लाम को समझती हैं, लेकिन वो अपने आप को दूर रखती हैं ग्लैमर से, हर उस चीज़ से अपने आप को दूर रखती हैं जिससे वो लोगों की नज़रों में ना है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इसमें हम लोग रूबीना को भी लोग बहुत ट्रोल कर रहे हैं कि रूबीना ने कुछ नहीं बोला है। तो मैं जाते जाते यही बोलूँगी कि देखो, रूबीना एक नॉन मुस्लिम महिला है। अगर वो कुछ बोलती ना तो फिर वो मामला ये हो जाता, वो मामला फिर एक रिलीजन मैटर बन जाता, जो शायद मुझे लगता है रूबीना ने समझदारी दिखाई है। और कहीं ना कहीं जो रूबीना का जो एक फेक फेमिनिज़्म जो रूबीना ने लेकर बिग बॉस में रही थी, उसको कहीं ना कहीं रूबीना को भी वो लेना पड़ा है। क्योंकि मैं खुद जो फेमिनिज़्म, मैं ऐसे फेमिनिज़्म में बिलीव नहीं करती हूँ जहाँ पर आपको अपने पब्लिक के सामने कपड़े उतार कर आप उसको एक फेमिनिज़्म कहो। मैं भी कुछ बातों से सना की एग्री करती हूँ, मैं बिल्कुल करती हूँ। लेकिन जब बात हो रही है, अब जैसे मैं बात करती हूँ अपने चैनल पर, मैं यहाँ पर ये बात नहीं करती हूँ कि सारी लड़कियाँ ऐसी हैं। मैं यहाँ पर अगर तृप्ति के बारे में बात कर रही हूँ, तृप्ति डिमरी के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, मैं उसके कैरेक्टर के ऊपर बात नहीं कर रही हूँ कि वो अश्लील है, बल्कि मैं उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं बहुत हमदर्दी भी है, क्योंकि वो जानते हुए भी फंस गई है और शायद वो निकलना चाहती भी होगी तो भी शायद वो नहीं निकल पा रही होगी, क्योंकि ये इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी दलदल है। तो यहाँ पर ये रूबीना, सना जैसी औरतें जो अपने आप को ठेकेदार समझती हैं, आई थिंक उनको ये देखना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सना ने ये सब छोड़ दिया, अच्छी बात है। मैं सना के डिसीजन से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसको जो सही लगा वो अपने आप को संभाल कर रखना चाहती है, बहुत अच्छी बात है। उसने शादी कर ली, जो भी उसकी फैमिली है वो बिज़नेस करती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई तुम फिर इस ग्लैमर से बिल्कुल दूर चली जाओ ना। तुम क्यों अब बगले झांकती रहती हो? तुम क्यों सेलिब्रिटीज़ के साथ टाई अप करती हो? क्यों आती हो? क्यों तुम्हें लैमलाइट चाहिए? तुम एकदम से वो हो जाओ ना, अपने खुदा में ही रम जाओ। अपने परिवार को जो तुम्हें मिला है खुदा की तरफ से, जो हिदायत मिली है, जो तुम्हें फ़र्ज़ निभाने को मिले हैं, वो निभाओ। लेकिन नहीं, तो यहाँ पर ये होता है कि ये भी एक तरीके से मैंने एक वीडियो बनाया था कि भाई लोग धर्म में व्यापार को लेकर आते हैं। तो यहाँ पर मैं उसी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ कि जब ये बात चली है तो मैं आपको ये भी बता दूँ। अब रही बात रूबीना की, तो रूबीना को भी कहीं ना कहीं शौक तो लगा ही होगा, क्योंकि रूबीना ने अपनी प्रेगनेंसी को इस कदर फ्लॉन्ट किया है, अपने बेबी बम्प को, जो कि मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। लेकिन ठीक है, वो उसकी चॉइस है। हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि रूबीना औरत ही ख़राब है। यहाँ पर मैं सना को भी ख़राब औरत बिल्कुल नहीं कहूँगी, लेकिन जो सना ने जो बातें कही हैं वो शायद थोड़ी सी अजीब लग सकती हैं। अगर हम उस वे से सोचें तो हाँ, वो बिल्कुल लग सकता है। लेकिन अगर हम दूसरे वे से भी सोचें तो ठीक है ना। उसने इस इंडस्ट्री है ही ऐसी, कहीं ना कहीं उसने रूबीना को दिखा दिया कि भाई तुम जिस इंडस्ट्री में काम कर रही हो, उसने कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को ही गंदा बता दिया। और यहाँ पर रूबीना इसलिए भी कुछ नहीं कर पाई क्योंकि रूबीना को अपना चैनल ख़राब नहीं करना था। कमीना कह रही हूँ, रूबीना को जो है अपना कमेंट सेक्शन में गालियाँ नहीं खानी थी, उसको व्यूज़ चाहिए थे। क्योंकि जाहिर सी बात है, अब रूबीना कोई फिल्में या एक्टिंग का काम तो इतना ज़्यादा कर नहीं रही है, और अगर कर भी रही है तो वो कोई ज़्यादा चल फिर तो रहा नहीं। तो उसको अब यूट्यूब पे काम करना है, तो अननेसेसरी कंट्रोवर्सी को भी उसने अवॉइड किया। लेकिन यस, सना ने कहीं ना कहीं बैठे बैठे जो है रूबीना की ले तो ली कि भाई वो हस्बैंड्स मुझे बड़े वो लगते हैं कि अपनी बीवियों को ऐसे कपड़े पहनने देते हैं। तो कहीं ना कहीं बेचारे अभिनव बाबू पर भी उसने सवाल खड़े कर दिए, लेकिन रूबीना कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि
जो बॉस लेडी, देखिए बॉस लेडी का उसको टाइटल ज़रूर मिला है बिग बॉस में, लेकिन मेरे लिए जो बॉस लेडी थी वो थी कोयना मित्रा। मेरे लिए तो बॉस लेडी तो वही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो किसी से दबी नहीं, वो किसी को उसने खुश नहीं किया, तो चैनल वालों ने भी उसको जो है बाहर कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शायद लोगों की फेवरेट बनती जा रही थी, उसके वन लाइनर, उसका थॉट प्रोसेस। तो यहाँ से चैनल को जो है तकलीफ़ हो जाती है, क्योंकि चैनल की अपनी सेटिंग होती है कि हमें किसको आगे लेके आना है, तो कहीं वो ओवर पावर ना कर जाए, पर्सनैलिटी हावी ना हो जाए, तो फिर ये इस तरह की शतरंज की चालें फैलाते हैं, फिर ये इविक्ट कर देते हैं कि घर वालों को ही जो है ये मौका दे देते हैं कि आप किसी को इविक्ट करो। तो खैर मेरे लिए तो बॉस लेडी कोयना मित्रा ही थी। तो यहाँ पर रुबीना भी बेचारी मजबूर थी। कौन कहता है कि सेलिब्रिटीज़ मजबूर नहीं होते। और इधर जो सना है, सना को भी काफ़ी ज़्यादा जो है, क्योंकि लोग सना को सबा इब्राहिम से काफ़ी कंपेयर करते हैं, क्योंकि सबा इब्राहिम का जो हिजाब है वो तो सबको पता ही है। तो कहीं ना कहीं लोग सना की आए दिन तारीफ़ करते हैं, पॉडकास्टर भी बोलते हैं कि सना ने जो नियम लिया है वो काबिल तारीफ़ है, सना आज भी अपने नियम पे खरी उतरी हुई है। तो शायद मुझे लगता है कि ये फीडबैक सना को भी मिलते होंगे, तो उसकी जो टीम होगी, पीआर टीम होगी या एडवाइज़र टीम होगी, उसने भी कहा होगा मैम आप इसी चीज़ को आगे लेके चलिए, इसी चीज़ को आप प्रमोट कीजिए। तो उसने वो कहा, तो वो भी उसका बिजनेस है, क्योंकि देखो उसको भी कमाना है। अब वो एक सेलिब्रिटी नहीं रही है, लेकिन उसको अपने खर्चे, उसको अपना एक मुकाम तो बनाना है, भले ही वो एक एक्ट्रेस नहीं बन पाई, तो वो एक एक स्पिरिचुअल गाइड कह लो, या वो एक अपने इस्लाम की एक तरीके से टीचर कह लो, जिसको थोड़ा बहुत इस्लाम पता है, वो गाइड कह लो, टीचर कह लो, कुछ भी बनकर वो लोगों के सामने रहती है। उसको लगता है यही, मैं इसी चीज़ को आगे बढ़ाऊँ, मैं इसी चीज़ में आगे बढ़ूँ, जो मैंने सीखा है, जो मैंने किया है। लेकिन मैंने अभी कल ही एक मुस्लिम पॉडकास्टर को सुना, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, वो भी मुस्लिम हैं, तो उन्होंने सना की कई बातों को जो का अच्छे से जवाब दिया है। इस्लाम ऑब्वियसली देखिए मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं मुस्लिम नहीं हूँ। तो देखिए जो सना की बातों को जो अच्छे से समझ सकता है, जो उसका एक्चुअल मतलब बता सकता है, वो वही इंसान हो सकता है जो खुद उसी धर्म का हो। अपने जैसे मैं हिंदू हूँ, तो मुझे हिंदू धर्म के बारे में थोड़ा पता है, तो ऐसे ही इस्लाम को भी वही लोग समझ सकते हैं जो इस्लाम फॉलो करते हैं, जो इस्लाम को थोड़ा बहुत भी जानते हैं, वो सना की बात को बहुत अच्छे से डिकोड कर सकते हैं। तो अगर आप मुस्लिम जो लोग हैं, जो निष्पक्ष होकर जो अपने धर्म को फॉलो करते हैं बिना किसी प्रेशर में आकर, वो सना की बात को बहुत अच्छे से उन्होंने डिकोड किया। और वो पॉडकास्टर थी थर्स्टी बी करके, थर्स्टी बी नाम है उनका, आप चाहे तो सुन सकते हैं। और उन्होंने बहुत अच्छे से, वो वाला वीडियो होगा उनके चैनल पर जहाँ उन्होंने सना की बातों को डिकोड किया है। और उन्होंने कोई सना के लिए हेट नहीं फैलाई है, बस अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। मैं भी सना और रुबीना के लिए कोई हेट नहीं फैला रही हूँ, ठीक है, अपनी अपनी जगह पर जिसको जो सही लगता है। अब कोई अपने धर्म को ही जो है व्यापार बना रहा है कि भाई मुझे और कुछ आता नहीं है तो मैं इसी में आगे बढ़ूँ, तो इट्स फाइन, ठीक है, वो उसका चॉइस है। और अगर कोई धर्म के मतभेद को अवॉइड करना ज़रूरी समझता है, उसको सही लगता है कि भाई मैं इस बहस को अगर आगे लेके जाऊंगी तो कहीं फिर चीज़ें गलत ना दिखने लग जाएं, मैं कहीं किसी कंट्रोवर्सी में ना फंस जाऊँ, तो मैं चुप रहती हूँ, तो इसीलिए वो चुप किया। और देखिए रियलिटी शो की बात अलग होती है, यहाँ आपको बिना बात के भी बोलना पड़ता है, क्योंकि आपको दिखना है। अगर आप दिखोगे नहीं तो पब्लिक की नज़र में कैसे आओगे, भले आप नेगेटिव फ्रंट में आओ चाहे पॉजिटिव फ्रंट में आओ, आपको आना है। तो इसलिए आप जब बात बात पे बोलते हो, सच्चाई के बिगुल बजाते हो, स्टैंड लेते हो, तो फिर आपको लोग कहते हैं कि भाई ये असल ज़िंदगी में भी ऐसा होगा या ऐसी होगी, बट वो ऐसा होता नहीं है। वो एक प्रेशर होता है, एक स्क्रिप्ट का प्रेशर होता है जो आप अपने दिमाग में लेके आए होते हैं। तो ये ये तो खैर बातें कहाँ की कहाँ निकल गई, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक चली गई, लेकिन मुझे लगा कि ये बातें जब एक टॉपिक निकला है तो इससे रिलेटेड भी मैं बात करती चलूँ, क्योंकि इसके ऊपर सना और रुबीना के पॉडकास्ट के ऊपर मैं बात नहीं करना चाहती, क्योंकि देखो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो वही मेरी भी वही बात है कि जिस चीज़ की मुझे नॉलेज नहीं है, मैं उसको लेकर उस टॉपिक को बात करके ना मैं आपको पकाना चाहती हूँ, ना मैं खुद तपना चाहती हूँ।
और कोई फ़ायदा नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकले जिससे औरों को बुरा लगे। मैं कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहती, इसलिए मैं भी धर्म के मैटर पे उतना ही बोलना पसंद करती हूँ जितना मुझे समझ में आए और जितना मैं औरों को सही से समझा सकूँ। तो खैर, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैं भी थक गई हूँ, तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ आपसे। हैव अ ब्लेस्ड डे। और प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। मेरी वीडियोस जो मैं बना रही हूँ उनमें से एक दो का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी और भी वीडियोस हैं पुरानी, उनको भी आप देखें। मेरी कोशिश होती है कि मैं नए नए टॉपिक्स पे बात करूँ। तो बस मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू था। और अगर कोई बात बुरी लगी हो, या मैंने कोई बात को, किसी के धर्म को या संप्रदाय को, या मैंने किसी की फीलिंग्स को हर्ट किया हो, तो मैं तहे दिल से क्षमा याचना करती हूँ और चलती हूँ। थैंक यू सो मच। बाय।